बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी के 3 हफ्ते बाद ही मैं हामला हो गई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी सास शर्तिया कहती थी कि तू बांझ है। जबकि मेरे शोहर को भी ये बात बताई, वो खुश ना हुआ, बल्कि बदकिरदार कहकर मुझे तलाक दे दी। मैं रोते हुए मैके गई तो मेरे भाई ने हौसला दिया, लेकिन जैसे ही सुना मैं हामला हूँ, नापाक कहकर घर से निकाल दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी मेरा कसूर क्या है। मैंने अबॉर्शन करवाने का फैसला किया और रोते हुए डॉक्टर के पास गई, लेकिन पैरों तले जमीन खिसक गई जब डॉक्टर ने खुशी से मुबारकबाद देते हुए बताया कि मेरे पेट में बहन भाइयों में मेरा नंबर तीसरा था। बड़े भाई की शादी को 3 साल गुजर गए तो वो साहिबे औलाद हो चुके थे। फिर मेरा नंबर आया, लेकिन मेरी शादी का कोई इरादा नहीं था क्योंकि मैं तो अभी मजीद पढ़ना चाहती थी। लेकिन चूंकि वालदैन का एक हादसे में इंतकाल हुआ तो भाई के कंधों पर बोझ ज्यादा हो गया। भाभी के कहने में आकर भाई ने मेरी शादी जल्द अज जल्द करवाने का फैसला कर लिया, और यही वजह थी कि भाभी के रिश्तेदारों में ही रिश्ता तलाश किया जाने लगा। मेरे बहुत एहतजाज के बावजूद भी भाई ने मेरी एक ना सुनी और लड़के वालों को एक दिन घर बुला लिया। मैंने जब ये सुना कि वो लोग आज आ रहे हैं तो मैंने रो रो के हाल पूरा कर दिया। अगर मेरे वालिदैन आज जिंदा होते तो कभी भी ये जुल्म न होने देते, लेकिन भाभी जी चुकी थी और भाई ने उन लोगों को घर बुला लिया। देखने में तो वो लोग बहुत माकूल थे। चट मंगनी और पट ब्याह भी हो गया। मैं शादी के बाद पियादे सुधार गई। जिस दिन मेरी शादी हुई, मेरी सहेली ने मुझे ये बताया कि मेरी भाभी ने शुक्राने के नफल अदा किए थे। मेरा ससुराल भरा पड़ा था। 2 नंदे, 2 देवर, सास ससुर और एक खाला सास भी रहती थी, जिनकी हुक्मरानी मेरी सास से भी ज्यादा थी। बस उनमें एक खूबी थी कि वो ज्यादा बोलती नहीं थी। बस हर वक्त अपने कमरे में ही रहती, कुछ न कुछ पढ़ने में मसरूफ रहती। सारे घर वाले इस बात पे बेहद खुश थे कि खाला की इस कदर ज्यादा पढ़ाई की वजह से इस घर में खैर बरकत है। मैं इस घर में चूंकि सबसे बड़ी बहू थी, इसलिए मेरी जिम्मेदारियां भी ढेरों थी। देवर और नंदे कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ते थे, इसलिए सुबह से लेकर रात हो जाती। लेकिन मजाल है जो घर के काम कभी खत्म ही हो। मेरी एक नंद तो भली मांस और शरीफ सी थी, लेकिन उसके बरक्स जो कि दूसरी नंद थी, वो बस ऐसे थी कि उसे शैतान भी पनाह मांगे। और वही इस घर में सरबराह भी थी। जो कुछ करना होता वही करती। घर से करके बाहर जाने तक के सारे अमूर वही देखती थी। हत्ता कि शादी का महज एक हफ्ता गुजरने के बाद ही उसने लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। इन चंद दिनों में मेरी सास ने कई दफा मेरी बुराई मेरे शोहर से कर दी, जिसकी वजह से हमारे अज़दवाजी रिश्ते में भी एक अजीब सा खिंचाव आया। लेकिन फिर मेरे शोहर का रवैया मुझसे ठीक भी हो जाता। शादी का पहला हफ्ता ही था कि मेरी सास की एक दूर की रिश्तेदार हमारे घर आई। उनका मेरी खाला सास पे बड़ा ही कामिल यकीन था कि उनकी मांगी गई दुआओं की बदौलत हमारे घर में इस कदर रिस्क आ चुका था। मैं बड़ी हैरान थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। कब मुझ पर कोई भी इतना भरोसा नहीं, और फिर जो मेहमान आते हैं उन पे इतना भरोसा है। खैर, दिन गुजरते ही जा रहे थे क्योंकि वक्त तो कभी थमा ही नहीं है। उसका तो काम ही यही है कि बस गुजर जाए। मेरी नंद बड़ी ही तेज तरस की थी, हर वक्त मेरी सास के कान भरती रहती। एक दिन मेरी नंद की एक सहेली हमारे घर में आई। वो मेरी नंद की बचपन की सहेली थी। उसकी शादी को 1 साल ही हुआ था। उसकी गोद भी हरी हो चुकी थी। और ये खबर सुनते हमारे घर वो ही खुशखबरी सुनाने आई। समझ तो मुझे उस वक्त लगी जब मेरी सास उसके साथ चिपक कर बैठी रही और कहने लगी, खाला जी, हमारी भाभी पे कोई करम नहीं है क्या? जब से ये आई, मेरे सास की रही सही मोहब्बत भी मेरे लिए मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। मेरे लिए ये बात काबिल तशवीश थी। मैं चाय बना रही थी, मेरे हाथ से बर्तन छूटे और दूर जा गिरे। यही बात सोचती रही कि मेरा इसमें क्या कसूर है, अगर अल्लाह की रहमत मुझ पर नहीं हो रही। सास ने जैसे ही बर्तन गिरने और फिर टूटने की आवाज़ सुनी तो वहीं से चिल्लाने लगी और बार बार कहती रही, काश तुम मेरी बहू बन जाती और ये ना बनती, तो आज मैं भी दादी बनने वाली होती। लेकिन होने को कौन डाल सकता है। खैर, मैं चाय लेकर बाहर आई, तब भी यही मौजू ज़ेरे बहस था। मुझ में मजीद कुछ सुनने की सकत ही नहीं थी। मैं वहीं पे चाय रख के वापस चली गई और कमरे में जाकर कपड़ों में मुंह दे के रोने लगी। अल्लाह मुझे भी अपनी रहमत में रख ले, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मुझे ताने दे देकर मार डालें। यूं ही शादी का तीसरा हफ्ता शुरू हुआ, मेरी सारी दुआएं कबूल हो गई और मैं भी हामला हो गई। मैंने खुशी खुशी ये बात जाकर अपनी सास को बताई तो वो उल्टा खुश होने की बजाय सीना पीटने लगी और कहने लगी, अरे तुम कैसे माँ बनने वाली हो, तुम तो बांझ हो, और ये बात तुम्हारे घर वालों ने हमें बताई थी। मैं बड़ी ही परेशान हुई। कुछ दिन पहले तक तो एक ही बात थी कि मैं हामला नहीं हो रही, और अगर अब ऐसा हो गया है तो फिर ये सारी बातें अब क्यों हो रही हैं। खैर, शाम तक हमारे घर में अजीब हंगामा जारी रहा। कभी ये कहना कि बद किरदार है और कभी ये कहना कि ये हमारा बच्चा नहीं। लेकिन मुझे अपने शोहर पर भरोसा था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे ही वो रात को घर वापस आया, आते ही मेरी सास ने सारी बात बता दी।
वो बजाय खुश होने के मुझ पे बरस पड़ा और मेरा हाथ पकड़कर बाहर सबके सामने ले गया, जहाँ मेरी सास पहले ही कचहरी लिफाफा लेकर बैठी हुई थी। उन्होंने रो रो कर मेरे शोहर को सब कुछ मिर्च मिसालों के साथ बताया और साथ ये भी कहा कि अगर इस जैसी बदकिरदार हमारे घर में रही तो यकीनन हमारे घर का सारा माहौल ही बर्बाद होगा और यहाँ इस मोहल्ले में हमारा रहना दूभर हो जाएगा। अभी के अभी निकालो इस बदकिरदार को। मेरे शोहर ने आओ देखा ना ताओ और बिना सोचे समझे एक लम्हे से पहले ही मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर बाहर निकाल दिया। मैं गली से बाहर निकली, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जाऊं। हम बेचारी लड़कियों की आखिर कोई जाए पना भी नहीं, फिर मैका ही हुआ करता है, इसलिए मैं सरे शाम मैके चली गई। जो ही मैं इस हालत में मैके गई, भाई और भाभी कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मुझे ही वो अचानक अपने सामने देखकर वो कुछ परेशान हो गए। भाभी तो शदीद खौफ में मुब्तला हो गई और तेज तेज पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। ये उनके गुस्से का इजहार था। खैर भाई ने मुझे देखा तो मेरे सर पे हाथ फेरा और कहने लगे कि भाभी के रवैये पर दिल बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं है, वो दिल की बुरी नहीं है, तो बस तसल्ली रखो। अच्छा, हम लोग कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं, अभी कुछ देर तक वापस आ जाएंगे, तब तक तुम घर का ख्याल रखना। मैं भाई और भाभी के जाने के बाद अपने उस कमरे में चली आई जहाँ मैं शादी से पहले रहती थी और आज 3 हफ्तों के बाद दोबारा उसी कमरे में आ गई थी। मुझे बड़ा ही सुकून मिल रहा था। मैं बड़े सुकून से सोई क्योंकि ससुराल वालों की दिल जलाने वाली बातों से आज पहली दफा जान छुटी थी। अभी मैं ये बातें सोच ही रही थी, जिस जल्दी में भाई और भाभी घर से निकले थे उसी जल्दी में वापस भी आ गए। भाई ने उठाकर दरवाजा मारा और मुझे कमरे से बाहर निकाला। कहने लगे, तुम क्या गुल खिला के आई हो, अब यहाँ मुंह छुपा के बैठी हो। भाई ने 2 जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारे, जिसकी वजह से मैं खड़ी गिर पड़ी। भाभी भी किसी आतिशफशानी की तरह फटने को तैयार खड़ी थी। अरे अरे, इसे बाहर निकालो, कहाँ से आ गई है ये बदजात औरत। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। भाई भाई, एक दफा मेरी बात तो सुने। मैं वो नहीं जो आप सब समझ रहे हैं। अभी ये लफ्ज मेरे मुंह में ही थे कि भाई ने एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर मारा, जिसके बाद मैं बल खाकर नीचे गिर गई। मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे अरे बदकिरदार, तू माँ कैसे बन सकती है, तू तो है ही बांझ। भाभी ने भाई से कहीं ज्यादा बुरा सलूक किया था, तो कभी भी माँ नहीं बन सकती। मैं माँ बन सकती हूँ, मुझ पर अल्लाह ने करम कर दिया है। भाई ने मुझे हाथ से पकड़ा और घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोती हुई सड़क पर जा रही थी, न कोई और जाए पना थी। मैं तो बस सड़क पर चलती ही रही। जब सड़क पर रोती हुई जा रही थी तो एक बूढ़ी सी अम्मा मेरे सामने आ खड़ी हुई और मुझसे यूं आधी रात को अकेले सड़क पर जाते देखकर बोली, बेटी क्या हुआ है, ऐसे क्यों रो रही हो। मेरी किस्मत खराब है अम्मा, इसीलिए रो रही हूँ। अच्छा यहाँ बैठो, मेरी बात सुनो। अम्मा ने मुझे अपने पास बिठाया और साथ ही अपने कंधे पर पड़े बैग में से एक थैला निकाला, उसमें से पानी वाली बोतल निकाल कर मुझे दी और साथ में ये भी कहा कि ये पानी पी लो, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। मैंने रोते हुए पानी पी लिया, जैसे उस पानी में कोई तासीर थी और उसको पीते ही मेरे दिल को कोई सुकून मिल गया। चलो चलो उठो अब घर जाओ। मैंने अम्मा की बात सुनी और घर की तरफ दोबारा चल पड़ी, लेकिन फिर मुझे भाई और भाभी का वही कड़ा रवैया याद आया। मैं शदीद परेशान हुई। ससुराल वालों की बातें शदीद चुभन का एहसास दिला रही थी और मैं किसी कांटे का शिकार हो रही थी। मैं घर की तरफ नहीं मुड़ी, बल्कि मेरी मंजिल तो कुछ और ही थी। मैं वहां से चलते हुए घर की बजाय अस्पताल की तरफ चल पड़ी। जैसे ही अस्पताल पहुंची तो वहां जाकर मेरी रूह कांप गई। मैं देखकर परेशान हो गई क्योंकि वहां पे जो नर्स थी वो मेरी बचपन की दोस्त थी। अब मैं शर्मिंदगी से बचने के लिए उससे कनी कतरा रही थी। मैं एक तरफ होकर मुंह छुपाकर बैठ गई। मैं जहाँ पे बैठी थी उस तरफ लोगों का आना जाना कम ही था। इस पहर तो वैसे भी गिनती के ही डॉक्टर और नर्सें वहां मौजूद थी। मैं जब काफी देर से एक तरफ बैठी हुई थी कि एक डॉक्टर मेरी तरफ आई और कहने लगी कि तुम यहाँ काफी देर से बैठी हो, क्यों बैठी हो, किसके साथ आई हो और क्या काम है। मैं यहाँ पे बहुत ही घबरा गई थी, क्या बताती डॉक्टर को। खैर वो बड़ी ही खुदा तास डॉक्टर थी। मुझे एक कमरे में ले गई। जैसे ही मैं उसके ज़ाती कमरे में गई तो मेरी बात सुनकर डॉक्टर की रूह तक लरस गई। जब मैंने उससे ये कहा कि मुझे अबॉर्शन करवाना है और वो मेरी ये बात सुन के शशदर रह गई कि मैं कैसी औरत हूँ जो अपने ही बच्चे को ख़त्म करना चाहती है। डॉक्टर ने मुझे काफ़ी समझाया, लेकिन सब कुछ बेसुध ही रहा। जब मैं अपनी बात पे ही अटकी रही तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और मेरे कान में जो बात बताई उसको सुनने के बाद मैं इस कदर खुश हो गई कि मैं बेसाख्ता ही डॉक्टर का माथा चूम लिया। देखो उसकी रहमत, तुम क्या करने जा रही थी और देखो क्या होने जा रहा है। मैंने उस डॉक्टर को सारी बात बता दी तो वो कहने लगी कि तुम कहीं और मत जाओ,
बल्कि मेरे घर में ही रह लो। मेरे घर में तो कोई भी नहीं होता, सिवाय मेरे एक बेटे के, वो यूनिवर्सिटी पढ़ता है। मैं उस बात पे मुत्तफिक हो गई कि मैं वहाँ अब ऐसे नहीं रहूंगी, बल्कि आपके घर का कुछ काम कर दिया करूंगी। ज्यादा ना सही, लेकिन खाना पका दिया करूंगी। डॉक्टर इस बात पे राजी हो गई। अगली सुबह जब डॉक्टर साहिबा की ड्यूटी खत्म हुई, तो वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। उनके घर में वाकई कोई भी नहीं था, सिवाय उनके एक बेटे के। वो सुबह जाता और रात को वापस आता। एक दिन जब वो घर वापस आया, तो उसके साथ गाड़ी में एक लड़की भी मौजूद थी। लड़की काफी मॉडर्न सी लग रही थी और काफी उड़िया लिबास पहन रखा था। मेरी नजर जैसे ही उस पे पड़ी, तो मैं औरत होकर शर्मा गई। और वो कैसे ढिठाई से डॉक्टर साहब के बेटे के साथ बैठी हुई थी। जाने क्यों मुझे कुछ अजीब सा लगा। तनहा अंदर आ गया और वो लड़की गाड़ी में ही रही। माँ और बेटे के दरमियान अजीब सी रंजिश बन चुकी थी, जिसकी वजह से एक छोटे से कुंबे का रवैया एक दूसरे के साथ बड़ा ही अजीब हो चुका था। मैं कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। बहरहाल तालाब घर से खाना भी बहुत कम ही खाता था। डॉक्टर साहबा, जिनको मैंने उन्हीं के कहने पर खाला भी कहती थी, बहुत परेशान रहती थी। एक दिन मुझसे रहा ना गया और मैंने पूछ ही लिया, घर में आखिर क्या मसला चल रहा है। पहले तो खाला हिचकिचाई, फिर आंसू पूछते हुए कहने लगी कि जिस लड़की से शादी करना चाहता है, उसमें वैसे बज़ाहिर तो कोई खराबी नहीं, लेकिन वो लड़की बांझ है और उसके यहाँ पूरी जिंदगी औलाद नहीं हो सकती। अब तुम खुद ही सोचो, मेरा तो इकलौता बेटा है, मैं कैसे ये बर्दाश्त करूं? मेरी नस्ल ही आगे ना बढ़ सके। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही थी। खैर मैंने खाला को तसल्ली दी और ये भी कहा कि अल्लाह पे भरोसा रखें, वो सब कुछ कर सकता है। मेरे काफी समझाने पे खाला मान गई और उस लड़की के यहाँ रिश्ता लेकर गए। लड़की में कोई कमी नहीं थी, इसलिए लोगों ने पहली दफा में ही हाँ कर दी। और जब तलहा और डॉक्टर साहबा घर वापस आए, तो वो दोनों बेहद खुश थे। मिठाई आते ही मुझे खिलाई और साथ में लड़की की तस्वीरें भी मुझे दिखाई। जैसे ही मैंने लड़की की तस्वीर देखी, तो मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही नंद शहरीन थी। मैं तो पूरी रात न सो सकी। अगर इन लोगों को ये पता चल गया कि यहाँ पर हूँ, तो वो मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए। मैं पूरी रात सोचती रही और रोती रही। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पूरी रात रोने में गुजर गई। जैसे ही सुबह हुई, मैंने सोच लिया कि अब मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि खाला मेरे कमरे में आ गई। और अब जब मेरे दिन करीब आ रहे थे, तो वो बार बार मेरे कमरे में आती थी। मेरा हाल अहवाल मालूम करती थी, ताकि ये देख सके कि मेरी तबीयत तो ठीक है ना। मुझे यूँ परेशान सा देखकर वो मेरी तरफ लपकी और कहने लगी, परेशान मत हो, ये सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बहरहाल मेरा वक्त करीब था। खाला ने मेरे साथ ही कमरे में सोना शुरू कर दिया, ताकि किसी भी वक्त अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे कोई मुश्किल पेश ना आए। लड़की वालों को शादी की बड़ी ही जल्दी थी, इसलिए उन्होंने तारीख भी तय कर दी। अभी खाला इस काम के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बेटे के सामने मजबूर और बेबस थी। शादी की तारीख जैसे ही रखी, मेरी तबीयत बेहद खराब हो गई। मुझे अस्पताल जाना पड़ा। इधर मैं अस्पताल में थी, उधर तला की बारात तैयार खड़ी थी। उसे न जाने क्या सूझी के वो चंद लोगों को साथ लेकर और मेरी नंद को ब्याह कर ले आया। हम सब बड़े ही परेशान थे कि ये सब क्या हो रहा है। बहरहाल तलहा और शर्मीन एक हो चुके थे। शर्मीन से मेरा सामना बिल्कुल भी नहीं हो सका, क्योंकि मैं तो इन दिनों अस्पताल में थी। जिस दिन तलहा का वलीमा था, उस दिन अल्लाह ने मुझे 2 बेटों से नवाजा। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं इस कदर खुश थी कि मैं माजी के सारे गम एकदम भूल गई। मैं 3 दिन के बाद घर वापस आई, तो मेरी नंद अपने कमरे में थी। जब उसको पता चला कि तलहा की मुंह बोली बहन घर आ चुकी है, तो वो मुझसे मिलने की बजाय अपने कमरे में ही रही। जब भी कुछ देर के बाद तलहा की ऊंची आवाज में बोलने की आवाजें आ रही थी। जब से मैं इस घर में पहले दफा आई थी, तो ये सब कुछ पहली दफा ही हो रहा था कि तलहा इतनी ऊंची आवाज में बोले, वरना तो वो बहुत ही आहिस्ता आवाज में बात करता था। मैं हैरान थी। मैं बच्चों को लेकर बैठी हुई थी कि खाला जल्दी से मेरे कमरे में आई और मुझे कहने लगी कि जब से ये लड़की मेरे घर में आई है, इसने मेरे घर का सुकून खत्म कर दिया है। आज भी दोनों झगड़ा कर रहे हैं। तालाब बाहर निकलकर भी बोल रहा था। उसने शर्मीन का हाथ पकड़ा और कहने लगा, निकलो मेरे घर से। मेरी बहन के खिलाफ बातें कर रही है। अगर एक लफ्ज भी और बोला तो जान से मार दूंगा। बांझ औरत। ये 2 लफ्ज मुझे कहीं माजी में ले गए, जहाँ शर्मीन मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही थी। मेरी सास ने किस अंदाज में मुझे मेरे शोहर के जरिए घर से बाहर निकाला था, वो सारी बातें किसी फिल्म की तरह मेरी निगाहों में चल पड़ी। तलहा ने शर्मीन का हाथ पकड़ा और उसे घर से निकाल दिया। वो बाहर गिरने ही लगी थी कि सामने से मेरे शोहर आ गए। उन्होंने बहन को उठाया और तलहा के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए कि हमें बहुत ही ज्यादा सजा मिल चुकी है। मैं वादा करता हूँ कि कभी भी अब दोबारा अपनी बीवी को तंग नहीं करूंगा। तलहा ने कहा कि पहले किसी कानूनी पेपर पर लिख के देना होगा। मेरे मियाँ ने ये सब कुछ लिख दिया। मेरे शोहर मेरे पास आए और सबके सामने मुझसे माफी मांगी। वो कहने लगे
کہ ایک دن میں نے اماں اور شرمین کی باتیں سن لی تھی، جس میں شرمین بتا رہی تھی کہ یونیورسٹی کے ایک ٹیسٹ میں پتہ چلا ہے کہ وہ بانج ہے، اور جب میری بیوی حاملہ ہوئی تو اماں اور اس نے مل کر یہ بات مشہور کر دی کہ ہماری بہو کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ بھابھی ایک بہو کے طور پر اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائے اور بہن نچلے درجے پر چلی جائے، یہ مجھے کبھی بھی قبول نہیں تھا۔ بہرحال یہ سب کچھ مجھے کرنا پڑا۔ طلحہ کہنے لگا کہ شرمین اور میں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، اور یہ ہماری کلاس میں اس بات کے لیے مشہور تھی کہ کچھ بھی کر لو سب میری ہی بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ پھر ایک دن اپنی سہیلیوں کو بتا رہی تھی کہ کس طرح سے میں نے اپنی بھابھی پہ جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا۔ بس اسی دن میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ کسی بھی طرح اس لڑکی کو حاصل کر کے اس کے غرور کو خاک میں ملاؤں گا۔ پھر امی حفصہ کو بھی بیٹی بنا کر گھر لے آئی تھی، لیکن میں ایسے کسی کو بھی گھر میں نہیں رہنے دیتا۔ میں نے ساری تفصیلات معلوم کی۔ جب مجھے ساری حقیقت کا علم ہوا تو میں نے شرمین کو شیشے میں اتارا۔ اس جیسی جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا، جن کے آگے دونوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کے لیے ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ بس یہ ایک اشارے پہ ہی میرے قابو میں آ گئی۔ اب میں اس کو بتاؤں گا کہ کسی کی زندگی تباہ کیسے ہوتی ہے۔ میں محمد طلحہ باقاعدگی ہوش و حواس میں اپنی بیوی شرمین کو طلاق نہیں، میں جیسے تیسے کر کے آگے بڑھی اور طلحہ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہاں رکنے والا تھا۔ میں مزید آگے بڑھی اور اسے کہا کہ یہ ظلم مت کرو۔ اچھا، اور جو ظلم ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے اس کی تلافی کون کرے گا؟ طلحہ صحیح غصے میں تھا، وہ کسی کی بھی نہیں سن رہا تھا۔ خالہ آگے بڑھی اور اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ تم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، اگر تم نے یہ کیا تو پھر میری لاش سے ہی گزرنا پڑے گا۔ اور یہ کہتے ہی خالہ سیڑھیاں چڑھنے لگی تاکہ چھت پر جا کر اپنی زندگی ختم کر سکیں۔ بہرحال بڑی ہی منت سماجت کے بعد وہ رک گیا۔ شرمین نے دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی۔ میں جلدی سے اٹھی اور شرمین کے جڑے ہوئے ہاتھ کھول کر اسے اس مصیبت سے نکال دیا۔ میں نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ وہ روتی ہی جا رہی تھی اور میری ساس بھی وہاں پر آ چکی تھی، وہ بھی مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے انہیں بھی معاف کر دیا تھا۔ میرے شوہر بولے چلو گھر چلتے ہیں۔ ہم لوگ خالہ کی اجازت سے گھر جانے کی تیاری کرنے لگے تو شرمین شدت سے روتی ہوئی میرے ایک بچے کو بے تحاشا چومنے لگی۔ آخر کو ممتا کی طلب تو ہر کسی میں ہی ہوتی ہے۔ میں نے جب یہ دیکھا تو بنا کسی سے پوچھے میں نے ایک بچہ جسے وہ بار بار چوم رہی تھی اس کی گود میں ڈال دیا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی اور میری احسان مند تھی، بار بار میرا شکریہ ادا کرتی تھی کہ میں نے اس کی زندگی کو مکمل کر دیا ہے، اور سب لوگ یہی دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر عجیب شکر والی مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔